तो चलिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की यात्रा का हम आरंभ करते हैं और शुरुआत में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ इंटरेस्टिंग यूज के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारी जिंदगी में पूरा आस पास घूम रही है, मतलब हम पूरी तरह से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से घिरे पड़े हैं। तो चलिए पहला एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है बैटरी का। बैटरी हमारी जिंदगी में कहाँ यूज होता है? हर जगह करीब करीब यूज हो रहा है, जैसे हमारे फोन में, हमारे लैपटॉप में, हमारे आईपैड में। इस समय आप जिस फोन से वीडियो देख रहे होंगे उसके लिए भी बैटरी जरूरी है। इसका मतलब उसके लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जरूरत पड़ेगी। तो एक तरीके से देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूज करके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। अब हम एक मेडिकल डिवाइस की बात करेंगे जिसका नाम है पेस मेकर, और ये पेस मेकर यूज किया जाता है हार्ट पेशेंट के लिए। अगर हार्ट पेशेंट का जो हार्ट होता है वो बहुत अच्छे तरीके से पंप नहीं करता तो उसमें यूज किया जाता है ये पेस मेकर, और उसके अंदर भी बैटरी लगाई जाती है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो किसी जिंदगी को बचाने के लिए हमें क्या चाहिए? एक बैटरी की जरूरत होती है। सेकंड नंबर पे आता है इलेक्ट्रिक कार्स। इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर भी क्या होती हैं? बैटरीज होती हैं। हमारी जो कार है वो बहुत लंबे टाइम तक चल सके इसलिए हमें एक अच्छे बैटरी की जरूरत पड़ती है, और उस बैटरी को हम चार्ज कर रहे होते हैं स्टेशन पे। गवर्नमेंट की कुछ ऐसी कोशिश चल रही है जिससे आपको इलेक्ट्रिक कार्स जल्द ही आपको इंडिया में दिखाई देने लग जाएंगे। थर्ड नंबर पे आता है वायरलेस चार्जिंग। वायरलेस चार्जिंग का मतलब ये हुआ कि जैसे आपका फोन जो है आप प्लग लगाते हो तब जाके चार्ज होता है, लेकिन एक ऐसा स्टैंड होता है उसके ऊपर बस आपको क्या करना है, फोन को रख देना है, वो अपने आप ही चार्ज हो जाएगा। मतलब फोन में कोई भी प्लग लगाने की जरूरत नहीं है, कोई भी वायर लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, आपको वायरलेस चार्जिंग का जो कॉन्सेप्ट होगा, जो आपके फोन के अंदर की बैटरी है वो कैसे चार्ज हो रही है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट पे चार्ज हो रही है। चलिए बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग के। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमारे डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होता है। कहां कहां यूज होता है उसके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। जैसे आपने घर में देखा होगा कुछ चाबियां देखी होंगी, कुछ स्टील की होती हैं और कुछ आपको दिखते हैं कॉपर की होती हैं। जो कॉपर की होती है उसका जो लाइफ होता है वो थोड़ा लंबा होता है विद रिस्पेक्ट टू स्टील के। तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के मेथड को यूज करके स्टील के ऊपर हम एक परत चढ़ा देते हैं, एक लेयर चढ़ा देते हैं, उसको कवर कर देते हैं कॉपर से, ताकि उसकी लाइफ बढ़ जाए और वो देखने में भी अच्छा लगता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू हम लाइफ और ब्यूटी इंक्रीज कर सकते हैं किसी मटेरियल का। बहुत सारी जो सजावट की चीज़ें होती हैं उसमें भी हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज़ करते हैं, और सिल्वर स्पून्स को बनाने में भी यूज़ किया जाता है। सिल्वर स्पून में हम मेनली क्या करते हैं, आयरन का स्पून लेते हैं जो कि देखने में अच्छा नहीं लगता और बहुत जल्दी रस्टिंग के थ्रू खराब हो जाता है। उसके ऊपर हम क्या करते हैं, सिल्वर का एक लेयर चढ़ा देते हैं जिसकी वजह से वो देखने में भी अच्छा लगता है और उसकी लाइफ भी क्या होती है, बढ़ जाती है, क्योंकि रस्टिंग नहीं होता सिल्वर वाले मटेरियल के ऊपर। हम कुछ और इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। जैसे मैं आपसे सवाल पूछूं कि भाई देखो एल्युमिनियम ज़्यादा महंगा होता है या गोल्ड ज़्यादा महंगा होता है, तो आपका जवाब होगा कि भाई देखो एल्युमिनियम बहुत ही सस्ता होता है। हमारी मम्मी जो हमारे टिफिन में जब रोटी पैक कर रही होती हैं तो उसको एल्युमिनियम के फॉइल में पैक करती हैं, और जब हम रोटी खा लेते हैं फिर उसको फेंक देते हैं। वो सस्ता रहता है इसी वजह से हम उसको फेंक देते हैं। लेकिन अगर हमारी मम्मी गोल्ड के फॉइल में रोटी लपेट के देती तो क्या वो हम फॉइल फेंक देते? जवाब है नहीं। यहाँ से सिंपल सा दिख रहा है हमें कि भाई क्या महंगा हो गया, गोल्ड ज़्यादा महंगा हो गया। जो कुछ कोल्ड ड्रिंक्स के केन होते हैं वो किससे बने होते हैं? एल्युमिनियम से बने होते हैं। हमारे घरों में जो बर्तन प्रेजेंट होते हैं वो भी एल्युमिनियम के ही होते हैं। तो यहाँ से हमें दिख रहा है भाई इतना ज़्यादा हमारे आसपास एल्युमिनियम में सस्ता ही होगा विद रिस्पेक्ट टू गोल्ड, क्योंकि हम जिंदगी में गोल्ड कम ही देख रहे होते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि क्या ऐसा कभी हो सकता है कि एल्युमिनियम ज्यादा कॉस्टलियर हो विद रिस्पेक्ट टू गोल्ड, तो आपका शायद जवाब होगा नहीं। लेकिन आपको बताऊं मैं, नेपोलियन के टाइम पे एल्युमिनियम ज्यादा महंगा हुआ करता था विद रिस्पेक्ट टू गोल्ड। तो सवाल आता है कि ऐसा क्यों हुआ कि आज एल्युमिनियम सस्ता हो गया लेकिन उस समय एल्युमिनियम बहुत ही ज्यादा महंगा था? तो उसका जवाब है कि उस समय हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ज्ञान मौजूद नहीं था। लेकिन आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में जानते हैं, हम इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस को समझते हैं जिससे हम रिफाइनिंग ऑफ एल्युमिनियम आसानी से कर सकते हैं। इसी वजह से आज एल्युमिनियम बहुत ही सस्ता है। लेकिन उस जमाने में हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं था, इस वजह से हमें रिफाइनिंग ऑफ एल्युमिनियम करने में बहुत कठिनाई आती थी, इस वजह से वो महंगा भी होता था। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें दो टर्म सीख लेने चाहिए। पहला है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और दूसरा नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जो नेचुरली होता हो, जो अपने आप होता हो, उसको स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। जैसे पहाड़ों पर आप जाकर के देखेंगे तो वहाँ पर क्या होता है, झरना गिर रहा होता है ऊपर से नीचे की तरफ। क्या आपने पानी को अपने आप कभी नीचे से ऊपर जाते हुए देखा है? नहीं देखा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, पानी का ऊपर से नीचे गिरना एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अब बात करेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की। एक ऐसा प्रोसेस जो अपने आप से नहीं होता, उसके लिए हमें कुछ मैकेनिकल फोर्स की ज़रूरत होती है, कुछ इलेक्ट्रिकल फोर्स या पोटेंशियल डिफरेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलेंगे। जैसे हमने बोला था कि भाई नीचे से पानी ऊपर की तरफ नहीं जा सकता, तो इसका मतलब ये क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। लेकिन इस प्रोसेस को हम क्या कर सकते हैं, स्पॉन्टेनियस में कन्वर्ट करा सकते हैं जब हम उसके ऊपर क्या लगा दें, फोर्स अप्लाई करें, कोई मैकेनिकल फोर्स अप्लाई कर दें या इलेक्ट्रिकल एनर्जी
एनर्जी इम्पोज कर दें तो कोई एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस स्पॉन्टेनियस में कन्वर्ट हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसा ले लें कि एक घर में मान लो ये चिंटू प्रेजेंट था, चिंटू को उनकी मम्मी ने बोला कि मोटर से पानी को ऊपर चढ़ाना है, तो उसने स्विच ऑन किया। जैसे ही स्विच ऑन किया, मोटर से जो भी फोर्स लगेगा उस मैकेनिकल फोर्स की वजह से पानी नीचे से कहाँ जाएगा, ऊपर उसके टंकी में भर जाएगा। मतलब घर के ऊपर जो उसके टंकी रखी हुई है उसमें भर जाएगा। मतलब पानी कहाँ से गया, ज़मीन के अंदर से निकलते हुए ऊपर जा कर के भर रहा है। इसका मतलब पानी ऊपर जा सकता है। ये प्रोसेस जो कि नॉर्मली नहीं होता था यहाँ पे हो रहा है। तो इसका मतलब एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को चिंटू ने मैकेनिकल फोर्स लगा करके क्या किया, उसको करवा दिया। इसको क्या बोलेंगे कि हाँ भाई यहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ने वाले हैं। मेनली हमें दो चीज़ें पढ़नी हैं, जिसमें से पहली चीज़ देखते हैं कि अगर मान लीजिए एक रिएक्शन है A to B जो कि स्पॉन्टेनियस है, मतलब कि ये खुद से कन्वर्ट होना चाहता है A B में, तो क्या होगा, इस रिएक्शन के होने पर क्या होगा, केमिकल एनर्जी निकलेगी। अब ये केमिकल एनर्जी हम किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके बारे में हम इस चैप्टर में देखते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ पढ़ लेते हैं, इट इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम केमिकल एनर्जी विच इज रिलीज ड्यूरिंग द स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। ये चीज़ हमें समझ में आ गई। दूसरी चीज़ जो हमें देखना होता है इस चैप्टर के अंदर, वो होता है कि मान लो एक रिएक्शन है C2D जो नॉन स्पॉन्टेनियस है, मतलब कि वो अपने आप से नहीं हो रही है, लेकिन ये रिएक्शन हमारे डेली लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर कुछ जोर ज़बरदस्ती अप्लाई करेंगे। मतलब हम इस पर क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर हम लगा दें या बोलें इलेक्ट्रिसिटी से पास कर दें, अगर हम इस पर बैटरी लगा दें, तो क्या होगा, ये रिएक्शन जो कि पहले नॉन स्पॉन्टेनियस हुआ करती थी वो भी हो जाएगी। तो मेनली ये दो चीज़ें हमें पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। तो सेकंड पार्ट देखते हैं, द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ब्रिंग अबाउट नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। जो पहले नहीं हो रहा था हम उसको क्या कर रहे हैं, कर ले जा रहे हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, अब हमें कुछ बेसिक डेफिनेशंस आने चाहिए अगर हमें ये चैप्टर समझना है। तो आपने 11th में रेडॉक्स चैप्टर देखा था, उसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हमें जरूर सीखना चाहिए अगर हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझना है तो। ठीक है, मैं यहाँ पर जितने भी टर्म्स यूज करूँगा उसको एक बार पहले समझाऊंगा, फिर बाद में उसको यूज करूँगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। पहला पॉइंट है ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट an atom either gains or loses in order to form a chemical bond with another atom is called oxidation number। ठीक है, अगर कोई एटम है वो कितना इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लॉस करता है, वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड बस हमें इस चैप्टर में ये दो पॉइंट जरूरी हैं। पहला पॉइंट क्या है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ न्यूट्रल एटम और मॉलिक्यूल इज जीरो। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारे पास क्या दिया है, जिंक दिया हुआ है जो कि न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप क्या लिखोगे, या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लिखोगे, जीरो लिखोगे। कॉपर का क्या लिखने वाले हो, जीरो लिखोगे। H2 दिया हुआ है तो पूरे मॉलिक्यूल पर कोई चार्ज तो है नहीं, तो हम क्या बोलेंगे कि H2 में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, जीरो आएगा। सेकंड पॉइंट देखते हैं, सेकंड पॉइंट में है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ चार्ज एटम या आयन। ठीक है, चार्ज एटम को क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। जब आपको चार्ज एटम की बात की जाए तो आप क्या देखेंगे, नंबर ऑफ चार्ज ऑन इट। जैसे अगर आपसे पूछा जाए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जिंक 2+, तो क्या बोलोगे, जो ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर है वही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर होगा। अगर F नेगेटिव के बारे में पूछा जाए तो ये नेगेटिव क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर होगा। तो -1 हो जाएगा फ्लोरीन के लिए, और यहाँ पर क्या होगा, जिंक के लिए +2 ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं जो कि है ऑक्सीडेशन। यहाँ पे बोला जा रहा है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। मेनली आप ऐसे समझ सकते हो, अगर कहीं पर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ठीक है, अगर आप बोलो कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है किसी सिस्टम में तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए हमने लिथियम लिख रखा है, लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए कि ये बाहर वाला एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, निकल गया। अगर ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो लिथियम पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। किसी सिस्टम से इलेक्ट्रॉन का अगर लॉस हो रहा है तो उस सिस्टम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लिथियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0। भाई ये न्यूट्रल है तो इसके लिए कितना आएगा, 0। लिथियम पॉजिटिव में कितना आएगा, +1। तो 0 से +1 जाना क्या होता है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इसलिए भी इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। आई होप इतनी चीज़ समझ में आई होगी। सेम चीज़ आप यहाँ पे जिंक के लिए भी देख सकते हो कि जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0 है इस समय, लेकिन यहाँ पे जिंक 2+ में +2 आ रहा है, तो 0 से +2 जाना मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। सेकंड टर्म है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है घटना। क्या घटना, यहाँ पे बोला जा रहा है ऑक्सीडेशन नंबर। अगर किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है तो हम बोलेंगे उस एटम का रिडक्शन हो रहा है। जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पे
फ्लोरीन ले लेते हैं, ठीक है। फ्लोरीन में अगर हम एक इलेक्ट्रॉन डाल दें, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन ला करके इसके अंदर डाल दें, तो फ्लोरीन क्या बन जाएगा, F नेगेटिव बन जाएगा। F नेगेटिव है तो इसके लिए ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, -1। यहाँ कितना है, 0, तो 0 से -1 ये क्या हो गया, घट गया ना नंबर, तो इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम इसको क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, रिडक्शन बोल रहे हैं। सेम वे में कॉपर 2+ अगर हमने इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसका मतलब हमने क्या किया, रिडक्शन करवा दिया। अगर आप इससे देखना चाहो तो ये पहले क्या था, +2, ये था 0, तो +2 से 0 जाना रिडक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर है या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है। इसीलिए इस प्रोसेस को, इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है। ओके, अब नेक्स्ट पे आते हैं जो कि है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है, ए सॉल्यूशन दैट कंटेन्स आयंस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोलाइट। सिंपल सी बात है, एक सॉल्यूशन जिसके अंदर क्या प्रेजेंट हो, आयंस प्रेजेंट हो, हम उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। क्लियर है, ओके। जैसा कि आप देख सकते हो एग्जांपल ऑफ CuSO4, तो इसके अंदर हमने क्या किया है, कॉपर सल्फेट बना रखा है, तो वो टूट जाएगा कॉपर 2+ में, अनसल्फेट में, तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, आयंस प्रेजेंट होंगे। किसके आयंस प्रेजेंट होंगे भाई, कॉपर 2+ के आयंस प्रेजेंट होंगे और सल्फेट के आयंस प्रेजेंट होंगे। क्लियर है। यहाँ पे एक चीज़ लिखा गया है कि इलेक्ट्रोलाइट इज एन आयनिक कंडक्टर। भाई जब इनके अंदर आयंस प्रेजेंट होंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, आयनिक कंडक्टर बोलेंगे। कंडक्टर इसलिए बोलेंगे कि अगर हम इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो निश्चित रूप से कंडक्शन वहाँ पर हो जाएगा, लेकिन ये कंडक्शन करेगा कौन, ये आयंस करेंगे। इस वजह से इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, एक आयनिक कंडक्टर होता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं जो कि है इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या होता है, सरफेस एट विच ऑक्सीडेशन या रिडक्शन टेक्स प्लेस, इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। एक्टिव इलेक्ट्रोड उसको बोलते हैं जब वो सरफेस तो देता ही देता है, उसके साथ वो खुद रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाता है, तो उसको बोलते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड। जैसे कॉपर और जिंक का इलेक्ट्रोड एक्टिव इलेक्ट्रोड है, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और करते भी हैं। क्लियर है। अब सेकंड टाइप का इलेक्ट्रोड देखते हैं जो कि इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट सबसे समझ में आ रहा है कि वो क्या है, रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, वो सिर्फ सरफेस प्रोवाइड करता है कि भाई जो भी रिएक्शन करवानी है हमारे ऊपर कर लो, लेकिन मैं रिएक्शन में नहीं इन्वॉल्व होऊंगा। क्लियर है, ओके। मेटल्स लाइक प्लैटिनम एंड गोल्ड आर यूज्ड एज इनर्ट इलेक्ट्रोड। दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन बट प्रोवाइड देयर सरफेस फॉर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मतलब कुल मिला के आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रोड एक ऐसा सरफेस है जिस पर आप कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करा सकते हो, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को मूव करा सकते हो, ऑक्सीडेशन करा सकते हो, रिडक्शन की प्रोसेस करवा सकते हो। ठीक है, अगर एक्टिव की बात करोगे तो वो खुद इन्वॉल्व हो जाएगा रिएक्शन के अंदर, इनर्ट की बात करोगे तो वो सिर्फ सरफेस देगा और रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट चीज़ है रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। रिडॉक्स में देखिए लिखा है रेड ऑक्स। रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन। मतलब एक रिडक्शन ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। सिंपल सी भाषा में बोला जाए तो जहाँ पर रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी दिख रहा हो एक रिएक्शन के अंदर, हम उसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पे देख सकते हो, जिंक कहाँ कन्वर्ट हो रहा है, जिंक 2+ में जा रहा है। ठीक है, अगर जिंक को जिंक 2+ में जाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ेगा। लेकिन अगर कॉपर 2+ को कॉपर में जाना है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। जो 2 इलेक्ट्रॉन ये लॉस करेगा वही 2 इलेक्ट्रॉन ये रिसीव कर लेगा, तो ये रिएक्शन हो भी जाएगी। तो देखिए यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन, यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर अगर मान लीजिए हमने एक क्या लिया है, मेटल लिया, ठीक है, इस मेटल को उसी के इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में डाल दिया, मतलब उसी का सॉल्ट सॉल्यूशन लिया उसी में डाल दिया, तो क्या हम देखते हैं कि इस मेटल और इस इलेक्ट्रोलाइट के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस आता है। क्या आता है, इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस आता है, और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम एग्जांपल से समझेंगे। हमने यहाँ पे एक बीकर लिया हुआ है और उस बीकर में जिंक SO4 डाल दिया है। जिंक SO4 में हमने जिंक की रॉड डाल दी, क्योंकि हमने अभी पढ़ा डिफिनीशन में कि जो मेटल आप लेंगे उसी मेटल का मेटल सॉल्ट भी होना चाहिए, उसी में आपको मेटल डिप करना है। ऐसा करते ही क्या होता है, जिंक के अंदर एक टेंडेंसी होती है कि जिंक के रॉड के जो एटम होते हैं वो निकल करके सॉल्यूशन में जिंक 2+ में जाने लग जाते हैं। ऐसा करते वक्त वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है रॉड के ऊपर छोड़ जाते हैं। अभी हमने सिर्फ आपको एक एटम के लिए ऐसी बात बताई कि जिंक जो है जिंक 2+ में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन जिंक की रॉड के बहुत सारे एटम ऐसा कर रहे होंगे कि वो खुद निकल करके कहां आ जाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट में, और अपने आप को जिंक 2+ बना देंगे, और हर बार वो 2 इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन रॉड के ऊपर छोड़ करके जाएंगे। तो इस तरीके से जो रॉड होती है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। उस नेगेटिवली चार्ज जिंक के किनारे किनारे पॉजिटिव चार्ज ऑफ जिंक आकर के लग जाता है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव चार्ज दिखता है और आपके रॉड पर नेगेटिव चार्ज दिखता है। तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है उसी पोटेंशियल डिफरेंस को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक बोलते हैं। अगर यहाँ पर हम कोई और मेटल लेंगे तो उसको उस मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बेसिक को क्लियर करने के लिए हम 3 एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे जो कि बहुत बेसिक एक्सपेरिमेंट है, उसका समझ में आना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हम एक बीकर लेते हैं, उस बीकर में हम ब्लू कलर का एक सोल्यूशन लेते हैं जो कि कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता है। कॉपर सल्फेट का जो ये ब्लू कलर होता है उसका रीजन होता है प्रेजेंस ऑफ कॉपर 2+ आयन। इसमें हम जब जिंक की रॉड डालते हैं, बहुत पतली सी रॉड डालते हैं, तो क्या होता है कि जिंक की रॉड थोड़ी टाइम के बाद ख़त्म होने लग जाता है। और दूसरा चेंज जो देखने को मिलता है इस एक्सपेरिमेंट में वो क्या होता है कि जो आपका ब्लूइश सॉल्यूशन होता है धीरे धीरे वो फेड होने लग जाता है या वो बोलो कलरलेस की तरफ बढ़ने लग जाता है। ठीक है, तो हमने अभी बोला था कि ये ब्लूइश सॉल्यूशन का रीज़न क्या था, कॉपर 2+ का प्रेजेंट होना। अगर कहा जाए कि वो कलरलेस हो रहा है इसका मतलब वहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2+ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जिंक की रॉड जो कि सॉलिड था वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ख़त्म होने लग जा रहा है, गलने लग जा रहा है। तो इसका मतलब जिंक सॉलिड जो था वो सॉल्यूशन के अंदर जा रहा है और किस फॉर्म में जाएगा, जिंक 2+ के फॉर्म में जाएगा। तो यहाँ पर एक रिएक्शन समझ में आ रही है कि जिंक जो सॉलिड था वो कन्वर्ट हो रहा है जिंक 2+ में और जो कॉपर 2+ एक्वस प्रेजेंट था वो जा रहा है कॉपर में। फाइनली हम एक रिएक्शन समझ पाते हैं कि भाई जब जिंक सॉलिड को कॉपर सल्फेट के साथ मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, ZnSO4 मिलता है और कॉपर मिलता है। इसका मतलब जिंक क्या कर रहा है, कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा दे रहा है। इसी वजह से वहाँ पे कलरलेस हो रहा है आपका सॉल्यूशन और जिंक भी खत्म हो रहा है। लेकिन एक बात सोचो कि अभी हमने जो चीज़ समझी है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है। जब हम ये बोलते हैं कि जिंक जो है जिंक 2+ बना रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा होगा, और जब हम ये बोल रहे हैं कि कॉपर 2+ जो है कॉपर में जा रहा है तब वो 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा होगा। भाई ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं क्या हम इस इलेक्ट्रॉन को वायर में उतार पाएंगे क्या? अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को वायर में लेकर के नहीं आ पाएंगे, केवल इस सॉल्यूशन के अंदर ही वो प्रेजेंट रह जाएगा, तो कभी भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब इस एक्सपेरिमेंट में हमें कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी बनते हुए नहीं दिख रही है, थोड़ा सा भी करंट बनता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो भी प्रोसेस हो रहा है सिर्फ सॉल्यूशन के अंदर है। जब तक हम वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं कराएंगे हमें करंट नहीं मिलेगा। अब हम एक्सपेरिमेंट 2 देखते हैं। एक्सपेरिमेंट 2 में एक्सपेरिमेंट 1 की थोड़ी सी जो कमी थी उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि देखो भाई पहले की तरह हम नहीं करेंगे कि हमने एक बीकर लिया, उसमें कॉपर सल्फेट लिया, उसमें हमने जिंक की रॉड डाल दी। ठीक है, अब हम ऐसा नहीं करने वाले। हम क्या करेंगे, 2 बीकर लेंगे। ठीक है, पहले से थोड़ा समझदार हो गए तो हमने क्या किया, 2 बीकर लिया। एक बीकर में हमने जिंक सल्फेट ले लिया, दूसरे में कॉपर सल्फेट लिया। जिसमें हमने जिंक सल्फेट लिया उसी में हमने जिंक की रॉड डाल दी, और जिसमें हमने कॉपर सल्फेट लिया था उस वाले बीकर में हमने कॉपर की रॉड डाल दी। ठीक है, ये जो 2 कंपार्टमेंट हमने बनाए इसको हम बोल्ट मीटर के थ्रू क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। जब हम कनेक्ट करते हैं ना तो हम देखते हैं कि अरे बोल्ट मीटर में तो थोड़ा सा डिफ्लेक्शन आ रहा है। अगर डिफ्लेक्शन आ रहा है इसका साफ मतलब है कि कहीं ना कहीं करंट तो फ्लो हुआ है। अब हमें ये एक्सप्लेन करना है कि आखिरकार ये बोल्ट मीटर के अंदर डिफ्लेक्शन कैसे आता है, यहाँ पर करंट क्यों बह गया या इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे हो गया, ये चीज़ हम यहाँ पे समझेंगे। तो इसको समझने के लिए हम पहले जिंक की जो कंपार्टमेंट है उस पर फोकस करेंगे। होता क्या है कि जिंक की रॉड को जब हम जिंक सल्फेट में डालते हैं तो जिंक की रॉड से एक जिंक निकलता है, मतलब जिंक का एटम निकलता है। कहाँ जाता है, जिंक 2+ के फॉर्म में सॉल्यूशन के अंदर जाता है, और ऐसा करने पर उसको 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, और वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ छोड़कर आता है, उसी जिंक की रॉड पर छोड़कर आता है। अभी मैंने सिर्फ एक एटम की बात की, ऐसा बहुत सारे एटम कर रहे होंगे। तो ऐसा करने पे क्या होगा कि जो जिंक की रॉड होगी वो धीरे धीरे क्या होगी, पतली होने लग जाएगी, क्योंकि इसके एटम निकल निकल करके कहाँ आ रहे हैं, सॉल्यूशन के अंदर आ रहे हैं, और सॉल्यूशन में जिंक 2+ का क्या होगा, चार्ज बढ़ता जाएगा, मतलब जिंक 2+ की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, और इस रॉड पर इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ते जाएंगे, क्योंकि जितने भी एटम जाएंगे वो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ करके जाएंगे। इस तरीके से जिंक रॉड पर खूब सारे इलेक्ट्रॉन जमा होंगे, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होता है तो
यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के रिपल्सन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इस वायर में फ्लो करते हुए कॉपर वाले कंपार्टमेंट में जाएंगे और कॉपर की रॉड पर फैल जाएंगे। मतलब ऐसा बोल सकते हो कि जिंक की रॉड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और कॉपर वाली रॉड पर जा करके पूरी तरह से फैल जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस पर इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं, किस पर, कॉपर की रॉड पे, तो उसके इलेक्ट्रॉन की वजह से जो कॉपर सल्फेट के अंदर Cu2+ प्रेजेंट था वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेने के चक्कर में उस रॉड की तरफ बढ़ेगा। अगर रॉड की तरफ जाएगा तो कॉपर 2+ को 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा और इस कॉपर की रॉड पर ये जो आपको एटम सॉल्यूशन के अंदर दिख रहा होता है वो उसके ऊपर जाकर के चिपक जाता है न्यूट्रल होकर के। मतलब कॉपर एज एटम जाकर के कॉपर की रॉड पर चिपक जाता है। तो क्या देखने को मिलता है कि जो कॉपर की रॉड होती है वो धीरे धीरे मोटी होने लग जाती है, क्योंकि इस पर सॉल्यूशन से निकल करके कॉपर 2+ इसके ऊपर चिपक जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो जिंक की रॉड होती है वो धीरे धीरे पतली होने लग जाती है। तो इस तरीके से हमको एक इलेक्ट्रॉन का फ्लो मिलता है जहां पर इलेक्ट्रॉन जिंक से चलते हुए कॉपर के कंपार्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं और बीच में वोल्ट मीटर मिलता है, इसलिए थोड़ा सा डिफ्लेक्शन उसको शो कर देता है। लेकिन क्या ये करंट लगातार बहते रहेंगे? जवाब है नहीं भाई। जब सर्किट ही कंप्लीट नहीं है तो बस एक बार इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकता है, दोबारा नहीं ऐसा काम हो पाएगा। इसलिए एक बार सिर्फ डिफ्लेक्शन मिलता है, बार बार यहाँ नहीं मिलता। चलिए एक्सपेरिमेंट 3 की बात करेंगे। एक्सपेरिमेंट 3 में हमें ये सोचना है कि आखिरकार हम सर्किट को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को लगातार कैसे बनाए रख सकते हैं। उसके लिए हमें एक जुगाड़ सोचता है, तो हम उसको, उस जुगाड़ का नाम रखते हैं सॉल्ट ब्रिज। ये जो सॉल्ट ब्रिज होता है ये यू आकार का एक ट्यूब होता है। इस ट्यूब के अंदर अगार अगार पेस्ट भरा होता है और इस पेस्ट को मिलाते हैं KCl इलेक्ट्रोलाइट के साथ। आप KCl ले सकते हो, NaCl ले सकते हो, NaNO3 ले सकते हो। मतलब कोई आयनिक आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट लेना है। अगार अगार पेस्ट और KCl के मिक्स को हम इस ट्यूब के अंदर भर देते हैं। ठीक है, हमने जो ये जुगाड़ भिड़ाया है इस जुगाड़ को हम अब यूज करेंगे एक्सपेरिमेंट 2 के अंदर। जो जो एक्सपेरिमेंट 2 में था वो सेम प्रोसेस हम रखेंगे, बस हम जिंक और कॉपर के कंपार्टमेंट को कनेक्ट कर देंगे बाई सॉल्ट ब्रिज। ब्रिज का काम ही क्या होता है, 2 लोगों को जोड़ देना, 2 सिरों को जोड़ देना। तो उसने क्या किया, कंपार्टमेंट्स को कनेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से ये सॉल्ट ब्रिज हमने जिंक और कॉपर के कंपार्टमेंट के बीच में लगा दिया। क्लियर है? ओके। जैसे ही ये सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं हम ये देखते हैं कि हमारे वोल्ट मीटर में लगातार डिफ्लेक्शन मेंटेन रहता है। इसका मतलब यहाँ पर लगातार इलेक्ट्रॉन का फ्लो चल रहा है। आप या इसको बोल सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो को हम ही क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। उसके उल्टे डायरेक्शन में करंट बह रही होती है। ठीक है, अब हमें ये एक्सप्लेन करना है कि आखिरकार इस सॉल्ट ब्रिज ने ऐसा क्या कर दिया कि वोल्ट मीटर में लगातार डिफ्लेक्शन आ रहा है। ये जो लगातार करंट इसमें बह रहा है इसको हम समझते हैं इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल से। नाम सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है लेकिन बहुत छोटी सी चीज़ है। देखिए क्या हो रहा था कि जिंक निकल करके जिंक 2+ के फॉर्म में सॉल्यूशन में आ रहा था। इसका मतलब क्या हुआ, पहले से ही जिंक वाले कंपार्टमेंट में जो सॉल्यूशन था वहाँ पर जिंक 2+ तो प्रेजेंट ही था, लेकिन अब लगातार और जिंक 2+ आते जा रहे हैं तो जिंक 2+ की कंसंट्रेशन क्या होगी, वहाँ पर बढ़ती जाएगी। अगर जिंक 2+ की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी इसका मतलब सॉल्यूशन में खूब सारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब वो अब न्यूट्रल नहीं रहा। भाई वो पहले जिंक सल्फेट के फॉर्म में था तब तो वो न्यूट्रल था, लेकिन अब खूब सारा जिंक 2+ आपने बढ़ा दिया, इस वजह से उसका सॉल्यूशन कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। सॉल्यूशन के इसी पॉजिटिव को कम करने के लिए हमने सॉल्ट ब्रिज में इलेक्ट्रोलाइट डाल रखा था। जिंक कंपार्टमेंट में जैसे ही जिंक 2+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, तुरंत ही सॉल्ट ब्रिज बोलता है भाई क्लोरीन भाई तुम निकल करके जाओ और इस पॉजिटिव चार्ज को कम कर दो। तो सोचो कि क्लोराइड आयन जब आएगा और जब Zn2+ से मिलेगा तो उसको न्यूट्रल कर देगा, तो उसके उस कंपार्टमेंट में क्या हो जाएगा, न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाएगी। तो आप इसी को बोलते हो कि यहाँ इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल की वजह से सॉल्ट ब्रिज के अंदर से क्लोराइड आयन निकल करके कहाँ आ जाता है, जिंक की कंपार्टमेंट के अंदर आ जाता है और जिंक का कंपार्टमेंट न्यूट्रल हो जाता है। क्योंकि जिंक की कंपार्टमेंट में लगातार जिंक 2+ आयन बढ़ते जाएंगे तो उसमें क्या होगा, क्लोराइड आयन भी आता जाएगा। तो इस तरीके से एक फ्लो बन जाएगा। अभी हमने सिर्फ जिंक कंपार्टमेंट को देखा था, अब हम बात करेंगे कॉपर कंपार्टमेंट के बारे में। देखिए कॉपर कंपार्टमेंट में क्या हो रहा था, कॉपर के कंपार्टमेंट में कॉपर 2+ लगातार कॉपर
कॉपर की रॉड पर जाकर के बैठ रहे थे, न्यूट्रल हो रहे थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब कॉपर 2+ चला जाएगा तो इसमें सिर्फ सल्फेट आयन बचेंगे। किसमें? इसके में हमने जो सोल्यूशन भर रखा तब वो, ठीक है। इसके इलेक्ट्रोलाइट में कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन बढ़ने लग जाएगा। इसका मतलब ये नेगेटिवली चार्ज होने लग जाएगा। अगर ये नेगेटिवली चार्ज होने लग जाएगा, अब इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए सॉल्ट ब्रिज बोलेगा भाई K+ ऐसा करो, तुम इनके सोल्यूशन में घुस जाओ। जब K+ इनके सोल्यूशन में आएगा जहां पर सल्फेट पहले से ही प्रेजेंट था, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, गठबंधन होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाएगी। शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि सॉल्ट ब्रिज क्या करता है। तो आप बोल सकते हो कि वो इलेक्ट्रॉन की न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है, या पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज का बैलेंस बनाए रखता है। जहां कहीं भी नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाता है वहां वो पॉजिटिव चार्ज भेज देता है, और जहां कहीं भी पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाता है वो वहां पर नेगेटिव चार्ज भेज देता है। एक बार हम करंट के फ्लो की डायरेक्शन देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ नेगेटिव से चलते हैं और पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसा होगा कि वो नेगेटिव से चल के पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, तो करंट क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगा। इसका मतलब करंट कॉपर की तरफ से जिंक की तरफ फ्लो करता है। अब हम बात कर लेते हैं आखिरकार ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की या करंट के लंबे टाइम तक बहने के पीछे जो सर्किट का कंप्लीशन था वो कैसे हुआ। देखिए, इलेक्ट्रॉन चलते हैं जिंक से, वो जाते हैं वायर में, वायर के थ्रू जाते हैं वो कॉपर वाली रॉड पे। तो यहाँ तक तो इलेक्ट्रॉन चलते हैं, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होंगे, मेटालिक कंडक्टर के ऊपर ही चल पाएंगे। वो सॉल्यूशन के अंदर तो चलेंगे नहीं। सॉल्यूशन के अंदर क्या चलता है, आयंस चलता है, ठीक है। अगर हम आयन के मूवमेंट की बात करें तो यहाँ पे कॉपर 2+ जो है कॉपर की रॉड पे जाकर के बैठता है, और सॉल्ट ब्रिज जो है उसकी तरफ क्या भेजता है, K+ भेजता है, और Cl नेगेटिव भेजता है दूसरे वाले कंपार्टमेंट में जहां पर खूब सारा जिंक 2+ बढ़ रहा था। तो देखिए यहाँ पर जिंक 2+ निकल रहा था, तो उसकी तरफ क्या भेज दिया, क्लोराइड आयन। जहां पर कॉपर सल्फेट में कॉपर 2+ की कंसंट्रेशन घट रही थी, वहां बढ़ गया कंसंट्रेशन ऑफ K+ गिवन बाई सॉल्ट ब्रिज। तो इस तरीके से यहाँ पर आयंस और इलेक्ट्रॉन्स मिलकर के सर्किट को कंप्लीट कर देते हैं। बस आपको एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि हमारे आयंस जो होंगे वो सॉल्यूशन के अंदर घूमेंगे, लेकिन जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सर्किट के अंदर जाएंगे, वायर के अंदर जाएंगे और इलेक्ट्रोड के ऊपर ही प्रेजेंट रहेंगे। तो इस तरीके से हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाता है और हमारे वोल्टमीटर में डिफ्लेक्शन लगातार बना रहता है। अब हम देखेंगे गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल क्या होता है। जो ये कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है, इसी कॉम्बिनेशन को हम गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल कह सकते हैं। यहाँ जिंक की जगह पे कोई और मेटल हो सकता है और कॉपर की जगह पे कोई और भी मेटल हम ले सकते हैं। तो इस तरीके का कोई भी एग्जाम्पल क्या कहलाएगा, गैल्वेनिक सेल कहलाएगा। लेकिन गैल्वेनिक सेल की कंडीशन ये है कि जब दो इलेक्ट्रोड कनेक्ट किए जाएं और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो अपने आप होने लग जाए, करंट का फ्लो अपने आप होने लग जाए, तो उसको हम गैल्वेनिक सेल बोलेंगे। मतलब यहाँ पर केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए या इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाए, तो हम उसको बोलेंगे गैल्वेनिक सेल। इस कॉम्बिनेशन को बोलेंगे, इस सिस्टम को बोलेंगे गैल्वेनिक सेल, जहाँ पर केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही हो। क्योंकि ये कॉम्बिनेशन जो है वो गैल्वेनिक सेल का एक एग्जाम्पल है। तो हम यहाँ पे एक चीज़ कह सकते हैं कि देखो भाई, जिसको हम एनोड बोल रहे हैं वहाँ पर जिंक जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है। इसका मतलब एनोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। इस बात को याद रख लें कि एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है। और ये एनोड और कैथोड किसको बोला जाएगा, गैल्वेनिक सेल में जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा उसको हम एनोड बोलते हैं, और जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा उसको हम कैथोड बोलते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, जहाँ पे लिखा है कि ऑक्सीडेशन एट एनोड एंड रिडक्शन एट कैथोड। जो आपका एनोड होगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा और जो कैथोड होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। लेकिन ऐसा कहाँ होगा, ऐसा गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल में होगा। अब हम बात करेंगे यूज ऑफ सॉल्ट ब्रिज की। सॉल्ट ब्रिज का क्या यूज है। अभी हमने देखा था कि जो सॉल्ट ब्रिज होता है वो कंपार्टमेंट्स को कनेक्ट करता है। जो एनोडिक कंपार्टमेंट है और जो कैथोडिक कंपार्टमेंट है उन दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है। सॉल्ट ब्रिज की वजह से ही सेल सर्किट कंप्लीट हो पाती है और ये करंट जो है इसमें फ्लो हो पाता है। सेकंड पॉइंट पर आते हैं, इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी विद इन द इंटरनल सर्किट। इसको मैं अच्छे से समझा चुका हूँ। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, इट प्रिवेंट डिफ्यूजन ऑफ सोल्यूशन फ्रॉम वन कंपार्टमेंट टू अनदर कंपार्टमेंट। यहाँ का सोल्यूशन कभी भी सॉल्ट ब्रिज के थ्रू इस वाले कंपार्टमेंट में नहीं आएगा और यहाँ का कॉपर सल्फेट कभी भी इस वाले कंपार्टमेंट में नहीं आएगा। ऐसी हमने व्यवस्था कर रखी होती है सॉल्ट ब्रिज के अंदर, ठीक है। तो ये तीन इसके मेन यूज हैं जो यहाँ पे हमें देखने को मिले हैं।
नेक्स्ट पॉइंट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। अब भाई हर बार तो हम इतना बड़ा बड़ा फिगर तो बनाएंगे नहीं, तो आखिरकार हम इसको सिंप्लीफाई वर्जन में कैसे लिख सकते हैं, उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल की। तो चलिए पहला पॉइंट देख लेते हैं। सॉल्ट ब्रिज इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल लाइन। आपको इस तरीके से अगर डबल लाइन दिख रही है तो वो सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करेगी सेल के अगर रिस्पेक्ट में बात की जाए तो। सेकंड पॉइंट पर आते हैं। सेकंड पॉइंट में क्या दिया हुआ कि एनोड हाफ सेल को हमें कहाँ लिखना है, लेफ्ट साइड में लिखना है, और कैथोड हाफ सेल को हमें राइट साइड में लिखना है। किसके, इस सॉल्ट ब्रिज के, क्योंकि ये डबल लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब अगर हमें सेल का नोटेशन बनाना है तो वहां पर आपको एक ब्रिज बनाना है, ब्रिज के लेफ्ट साइड में एनोड बनाना है और राइट साइड में आपको कैथोड बनाना है। ठीक है, अगर आपको याद करने में कठिनाई हो रही हो तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं। सिर्फ आपको बोलना है ABC। क्या बोलना है, ABC। ए का मतलब हो गया एनोड, ठीक है, एंड बी का मतलब ब्रिज, सी फॉर कैथोड। सिंपली आपको याद हो गया ABC से हमें सेल रिप्रेजेंटेशन बनाना होता है। अब हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं। सिंगल लाइन रिप्रेजेंट्स द फेज बाउंड्री। ये फेज बाउंड्री शब्द का मतलब समझते हैं। देखिए यहाँ पर जिंक का जो रॉड आपको दिख रहा है, ये जिंक की रॉड कैसी होती है, सॉलिड होती है। ठीक है, इसको हमने कहाँ पे डिप कर रखा है, एक्वस सॉल्यूशन में डिप कर रखा है, मतलब ये लिक्विड है। तो सॉलिड और इस लिक्विड के बीच में जो बाउंड्री है उसको बोलते हैं फेज बाउंड्री, और उस फेज बाउंड्री को सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा जब हम सेल का रिप्रेजेंटेशन बना रहे होंगे। तो सिर्फ ये 3 पॉइंट से हम सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमें हर बार इतने बड़े फिगर बनाने की जरूरत नहीं होती। अब हम पहले देखते हैं कि डैनियल सेल क्या होता है। देखो, अगर किसी भी गैल्वेनिक सेल को इस तरीके से डिजाइन किया जाए कि वहां पर जिंक जो है एनोड बन जाए और कॉपर जो है कैथोड बन जाए, तो उस गैल्वेनिक सेल को डैनियल सेल कहते हैं। और अब तक हम इसी कॉम्बिनेशन को पढ़ते आए हैं, तो इसका मतलब जो ये गैल्वेनिक सेल लिखा गया है यही डैनियल सेल है। अगर मैं आपसे बोलूं कि डैनियल सेल का रिप्रेजेंटेशन समझाइए, कैसे लिखेंगे उसको, चलिए लिख करके देख लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन बनाने के लिए सिंपली हमें ABC लिख करके करना चाहिए, बहुत आसान हो जाता है। B का मतलब क्या होता है, ब्रिज, तो इस तरीके से ब्रिज बनाइए, यहां पर एनोड लिखिए और यहां पर कैथोड लिखिए। हमें यह पता होना चाहिए कि एनोड पर कौन सी रिएक्शन होती है, तो एनोड पर ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन होती है। तो ऑक्सीडेशन की जो रिएक्शन है वो ब्रिज के इस साइड होगी, जो रिडक्शन की रिएक्शन है वो ब्रिज के इस साइड होगी। ठीक है, यहां पर जिंक की रॉड को ZnSO4 में डाला गया है, तो इसको कैसे लिखेंगे, जिंक सॉलिड, फिर हम बनाएंगे फेज बाउंड्री, फिर लिखेंगे ZnSO4, क्योंकि ये क्या है, एक्वस, तो एक्वस और सॉलिड के बीच में क्या होगा, फेज बाउंड्री होगी। फिर हमने एक हाफ सेल लिख दिया, हाफ सेल लिखने के बाद हमें क्या बनाना पड़ता है, ब्रिज बनाना पड़ता है, तो हमने यहाँ पे ब्रिज बना दिया। फिर इसके बाद हम इस हाफ सेल की बात करेंगे जिसमें हमें दिख रहा है कि कॉपर सल्फेट है, तो हम लिखेंगे कॉपर सल्फेट। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे कॉपर सल्फेट, यहाँ पर एक्वस, फिर फेज बाउंड्री बनाएंगे, और फेज बाउंड्री बनाने के बाद ये फेज बाउंड्री किसके साथ है, कॉपर के साथ है। तो इस तरीके से सेल कॉम्बिनेशन हमारा पूरा हो जाता है कि जिंक सॉलिड, फिर फेज बाउंड्री, ZnSO4 एक्वस, फिर हमें बनाना पड़ता है सॉल्ट ब्रिज, फिर CuSO4 एक्वस, इसके बाद हम बनाएंगे फेज बाउंड्री, फिर कॉपर। जो ये नोटेशन दिया गया यही इस सेल का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, इसको और अच्छे तरीके से ऐसे बोल सकते हो कि देखो भाई, जिंक सॉलिड किस में जा रहा है, जिंक 2+ में जा रहा है, और यहाँ पर कॉपर 2+ किस में जा रहा है, कॉपर में जा रहा है। इसका मतलब जो हमने सेल रिप्रेजेंटेशन बनाया वो ऑब्वियसली सही है। अब अगर आपको सेल का रिप्रेजेंटेशन दिया जाए तो इस सेल रिप्रेजेंटेशन से हम क्या क्या ज्ञान पा सकते हैं, मतलब हम यहाँ से क्या क्या पता कर सकते हैं, वो चीज़ हम देख लेते हैं। पहले सेल रिएक्शन में हमारा दिमाग जाना चाहिए ब्रिज पर। ब्रिज के जो लेफ्ट साइड में लिखा गया है वो एनोड पर रिएक्शन होती है, और इधर जो होता है वो रिएक्शन कैथोड पर होती है। मतलब कैथोडिक कंपार्टमेंट इधर है और एनोडिक कंपार्टमेंट लेफ्ट साइड में है। ओके, अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हो रही है। तो देखिए, जिंक सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक 2+ में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। इस वजह से इस वाले हाफ सेल को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोलेंगे। और ऑक्सीडेशन कहाँ पर होता है, एनोड पर होता है। इस तरीके से हमें समझ में आया कि इस साइड में जो रिएक्शन होने वाली है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, और ये रिएक्शन कहाँ पे होगी, एनोड पर होगी। अब आते हैं राइट साइड में। राइट साइड में अगर हम देखें तो वहाँ पे कॉपर 2+ किस में जा रहा है, कॉपर सॉलिड में। इसका मतलब यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन हमेशा कहाँ होता है, कैथोड पर होता है। अगर आपको इतनी कहानी याद ना हो रही हो तो मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से पूरा याद करा देता हूं। सिंपली आपको ब्रिज देखना है, ब्रिज के लेफ्ट साइड में आपको क्या लिखना है, लोन, LOAN लिखना है। ठीक है, इससे सारी समस्या सॉल्व हो गई। देखिए क्या, यहां पर L फॉर लेफ्ट, ठीक है, O फॉर ऑक्सीडेशन, A फॉर एनोड,
ठीक, और N फॉर नेगेटिव, N फॉर नेगेटिव। नेगेटिव इसका मतलब क्या हुआ कि गैल्वेनिक सेल में लेफ्ट साइड में, ब्रिज के लेफ्ट साइड में जो चीज़ लिखी गई है वो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है, और ऑक्सीडेशन की रिएक्शन एनोड पर होती है, और एनोड कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो ये 4 फैक्ट आपको सीधा याद हो गए कि लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, एनोड पर, एनोड का साइन क्या होता है, नेगेटिव। आप सोचोगे इस वाले साइड के बारे में तो आपने कुछ बताया नहीं। अरे भाई, अगर ये लेफ्ट है तो ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगर यहाँ पर O है मतलब ऑक्सीडेशन है तो यहाँ पर रिडक्शन हो जाएगा। अगर ये एनोड है तो यहाँ पर क्या होगा, कैथोड होगा। अगर यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव होगा। ठीक है, लेकिन इसको याद करने की जरूरत थोड़ी है, आपको सिर्फ एक तरफ का याद होगा, उसका जस्ट उल्टा वाला पार्ट तो अपने आप उससे कनेक्टेड हो जाएगा। ओके, अब हम नेट सेल रिएक्शन की बात करेंगे। नेट सेल रिएक्शन के लिए हमें दोनों हाफ सेल के रिएक्शंस को जोड़ना पड़ता है। तो देखिए रिएक्टेंट साइड में इधर क्या है, जिंक सॉलिड, और इधर क्या है, कॉपर 2+। तो दोनों चीज़ हमने लिख दी, प्लस क्या लिखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, नेक्स्ट प्रोडक्ट साइड में देखें तो क्या दिखेगा, जिंक 2+, और यहाँ पे जिंक 2+ है। ये कॉपर सॉलिड, तो यहाँ पे कॉपर सॉलिड है, लेकिन यहाँ देखिए जिंक 2+ के साथ क्या था, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन। पहले भी हम इधर 2 इलेक्ट्रॉन लिख चुके हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, और हमें क्या मिलेगा, ये नेट सेल रिएक्शन मिलेगा। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि आप किसी फिगर को किस तरीके से सेल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा हमने ये सीखा कि अगर आपको सेल नोटेशन दिया जाए तो इस सेल नोटेशन से आप किस तरीके से नेट सेल रिएक्शन लिख सकते हैं। ओके, अब हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ना है। इसको हम 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला रिप्रेजेंटेशन होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के थ्रू, और दूसरा रिप्रेजेंटेशन होता है रिडक्शन पोटेंशियल के थ्रू। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन की प्रोसेस दिखती है। इस वाले पार्ट में हम रिडक्शन की रिएक्शन देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक से जिंक 2+ बन रहा है, तो हम इसको लिखेंगे कैसे, पहले आप E लिखेंगे, क्योंकि हमें पोटेंशियल लिखना है तो हमने E लिख दिया। फिर हमें लिखना है कि जिंक जो है वो जिंक 2+ में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो जिंक और जिंक 2+ के बीच में हमें क्या बनाना होता है, एक फेज बाउंड्री बनानी होती है। तो हमें यहाँ पे समझ में भी आता है कि देखो भाई, जिंक किसमें जा रहा है, जिंक 2+ में, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का रिप्रेजेंटेशन होगा। अगर मैं बोलूँ कि हमारे पास जिंक 2+ है और वो जिंक में कन्वर्ट हो रहा है और उसके लिए रिप्रेजेंटेशन बनाइए, तो आपको लिखना चाहिए, पहले E लिखना चाहिए क्योंकि पोटेंशियल लिख रहे हैं। फिर हम लिखेंगे कि हमारे पास जिंक 2+ था, वो कन्वर्ट हो गया जिंक में, तो ये जो चीज़ होगी ये क्या होगी, रिडक्शन पोटेंशियल होगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जहां पर लिखा है कि if concentration of ion is unity then electrode potential is called standard electrode potential। अगर आपके इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन क्या आ रही है, यूनिटी आ रही है, जैसे 1 मोलर आ रही है, तो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। अगर E0 लिखा है तो वो क्या होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करेगा। अगर सिंपल E लिखा है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करेगा। IUPAC के कन्वेंशन के हिसाब से स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। मतलब हमारा मेन सर्वे सर्वा कौन है, ये है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। हम इसको थोड़ी सी कम अहमियत देते हैं, लेकिन इसको ज़्यादा अहमियत देते हैं, क्योंकि IUPAC के हिसाब से एक ही चीज़ को 2 बार रिप्रेजेंट करने से अच्छा है कि हम एक को क्या मान लें, स्टैंडर्ड मान लें, एक में ही हम पढ़ाई करें, समझें उस चीज़ को, तो समझना क्या होगा, हमारे लिए आसान होगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे सेल पोटेंशियल की, कि सेल पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल। एक सेल में क्या होता है, कैथोड होता है और एनोड होता है। इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, उसी पोटेंशियल डिफरेंस को सेल का सेल पोटेंशियल बोलते हैं। अगर हमें उसको कैलकुलेट करना है तो हम कैसे निकालते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड। इसका मतलब हमें याद रखना है कि ई सेल इज इक्वल टू सी माइनस ए, कैथोड माइनस एनोड। ठीक है, सेल के रिप्रेजेंटेशन में कैथोड किस साइड होता है, राइट साइड होता है, और एनोड किस साइड होता है, लेफ्ट साइड होता है। तो कभी कभी आपको ऐसा भी फॉर्मूला मिलेगा कि ई आर माइनस ई एल। ठीक है, कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होती है, रिडक्शन की रिएक्शन होती है, तो आपको लिखा मिल सकता है कि ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन, क्योंकि एनोड पर क्या हो रहा होता है, ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए जो आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया है उसका कंसंट्रेशन क्या है, यूनिटी है, 1 आ रहा है, तो इसमें जहां पर ई लिखा है सिर्फ वहां पर आप E0 लिख देंगे हर जगह, तो क्या हो जाएगा, वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बन जाएगा। उस तरीके से आप सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो E0 सेल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बता रहा है। तो E0 सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, और कैथोड किधर होता है,
राइट साइड में, एनोड कहाँ पे होता है, लेफ्ट साइड में। सेम वे में यहाँ पे रिडक्शन और यहाँ पर ऑक्सीडेशन लिख लेंगे। अगर आपको याद करने में तकलीफ हो रही है तो आप सिंपल सी बात लगाइए LOAN, ठीक है। तो यहाँ दिख जाएगा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एनोड, और यहाँ पे क्या रहेगा, तो L, देखिए एनोड L एंड ऑक्सीडेशन, ठीक। तो ये सिंपली याद भी हो जाएगा, जिस साइड A रहेगा उसी साइड L, उसी साइड O रहेगा। ओके, अब तक हमने जो सीखा उसको मैं डैनियल सेल के माध्यम से जल्दी से उसको समझा देता हूँ कि आपके पेपर में क्या क्या पूछा जाता है, ठीक है। ये एक डैनियल सेल है जिसका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे लिखा गया है। कभी कभी आपको पेपर में सेल रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है और बोला जाता है इस सेल रिप्रेजेंटेशन को देख करके ये बताइए एनोड पर कौन सी रिएक्शन हो रही है, कैथोड पर कौन सी रिएक्शन हो रही है, या वहां टोटली क्या सेल रिएक्शन हो रही है। या पूछा जा सकता है कि सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो क्या होगा, या अगर कंसंट्रेशन 1 मोलर दे दिया गया तो पूछा जाएगा E0 सेल की वैल्यू कितना आएगा। चलिए देख लेते हैं। अगर इसका रिप्रेजेंटेशन ये है तो हमें क्या लिखना है, रिएक्शन एट एनोड लिखना है। एनोड पर कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होती है। ऑक्सीडेशन की रिएक्शन कहां पे हो रही है, जिंक की हो रही है ना, तो जिंक किस में जा रहा है, जिंक 2+ में, वही चीज हमने यहाँ पे लिख दिया है। कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर रिडक्शन का प्रोसेस होता है, तो ये कैथोड का कंपार्टमेंट होता है। यहाँ पर क्या है, कॉपर 2+ कॉपर में जा रहा है, तो ये चीज हमने यहाँ पे लिख दिया। दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, सेल रिएक्शन बन जाएगा। मतलब कि इस सेल में ओवरऑल क्या रिएक्शन चल रही है वो ये लिखा जाता है। इसके बारे में आपसे पूछा भी जाता है आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में। ओके, देखिए हमें क्या करना है, जिंक प्लस कॉपर 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लिखना है इस साइड, ठीक है। रिएक्टेंट के साइड यहाँ पे क्या लिखना है, जिंक 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस कॉपर। लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन कट कर जाएंगे तो फाइनली सेल रिएक्शन में ये बचेगा जहां पर लिखा होगा जिंक प्लस कॉपर 2+, और इधर क्या होगा, जिंक 2+ एंड कॉपर, ठीक है। हम ई सेल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ER माइनस EL होता है, ठीक है। अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले, R क्या है, राइट को बता रहा है, और L क्या, लेफ्ट को। तो यहाँ पर देखिए इस चीज में जो ब्रिज बना हुआ है, इस ब्रिज के लेफ्ट साइड में क्या लिखा है, यहाँ पर जिंक लिखा हुआ है, तो जिंक वाला पार्ट लिख देना है लेफ्ट साइड में। राइट साइड में कॉपर वाला लिखा है तो यहाँ पे कॉपर लिख देना है। लेकिन ध्यान रखना ये क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल होगा, ठीक है। ये भी क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल होगा। तभी हमने क्या लिखा हुआ, कॉपर 2+ कॉपर, जिंक 2+2 जिंक। यहाँ पर कहीं भी ऑक्सीडेशन वगैरह मत दिखाना, यहाँ पे हमें सिंपली क्या दिखाना है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में लिखना है जो IUPAC कन्वेंशन के हिसाब से फिक्स है। ओके, अगर हमसे बोला जाए कि आयन की जो कंसंट्रेशन है वो 1 मोलर है, तो इसी वाले फॉर्मूले में बस आपको जहां पे E लिखा हुआ था वहां पर E0 लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमें मिल जाएगा E0 सेल इज इक्वल टू E0 कॉपर 2+2 कॉपर, E0 जिंक 2+2 जिंक, ठीक है। अगर आपके पेपर में ये दिया जाता है तो आप इसको आसानी से कैलकुलेट कर पाते हो। यहाँ पर दिया गया है E0 कॉपर 2+2 कॉपर इज इक्वल टू 0.34 वोल्ट एंड जिंक 2+2 जिंक इज माइनस 0.76 वोल्ट। तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यू यहाँ पर ला करके पुट करेंगे तो हमें E0 सेल की वैल्यू मिल जाएगी जो कि मिलती है 1.1 वोल्ट। इसका मतलब जो आप ये डैनियल सेल देख रहे हो या जो इस सेल का रिप्रेजेंटेशन आप यहाँ पे देख रहे हो, उस सेल का E0 वैल्यू जो होगा वो कितना होगा, 1.1 वोल्ट होगा। और इस फैक्ट को हम आगे यूज करने वाले हैं कि डैनियल सेल का जो E0 सेल की वैल्यू होती है वो कितना होता है, 1.1 वोल्ट होती है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है 3 तरीके से देखा जा सकता है। पहला होता है गैल्वेनिक, दूसरा है रिवर्सिबल सेल, तीसरा है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। हमने गैल्वेनिक सेल के बारे में अच्छा खासा ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अब हमें इनके और इनके बारे में थोड़ी जानकारी लेनी है। लेकिन हमने जो पढ़ा है उसको एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। हमने क्या पढ़ा कि गैल्वेनिक सेल जो होता है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। भाई जो सेल के अंदर रिएक्शन हो रही थी उसे हमने क्या किया, बल्ब जला दिया, वोल्ट मीटर के अंदर डिफ्लेक्शन ला दिया, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। क्योंकि ये प्रोसेस हो रहा है, क्या हमने बाहर से कोई बैटरी लगाई, कोई फोर्स लगाया? जवाब है नहीं। अगर हमने फोर्स और बैटरी कुछ भी नहीं लगा रखा है तो वो अपने आप हो रही है, वो रिएक्शन खुद से हो रही है, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोलेंगे। और थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा था स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी इज इक्वल टू नेगेटिव होता है। हम गैल्वेनिक सेल के अंदर क्या करते हैं, पावर को प्रोड्यूस करते हैं, तभी तो बल्ब जला पा रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट यहाँ के लिए है। हम बात कर देंगे रिवर्सिबल सेल की। देखो रिवर्सिबल सेल एक्चुअली किसी काम का नहीं है, यहाँ पे कोई नेट रिएक्शन होता ही नहीं है, ठीक है। इसको मैं इमेज के माध्यम से आपको समझा दूंगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जो कि है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल रिवर्स ऑफ गैल्वेनिक सेल होता है, ठीक है। गैल्वेनिक सेल का सब कुछ उल्टा कर दो, क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल बन जाएगा। यहाँ पे हम बोलते थे कि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जाती है, तो हमें यहाँ पे क्या बोलना है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में जाती है। इसका जस्ट उल्टा तो यही पार्ट हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखिए डेल्टा जी क्या होता है, नेगेटिव। यहाँ पे क्या लिखा
लिखा है डेल्टा जी इज इक्वल टू पॉजिटिव। यहाँ पे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है तो यहाँ पे क्या रहेगा, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। गैल्वेनिक सेल के अंदर हम पावर क्या करते थे, प्रोड्यूस करते थे, लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर हम पावर कंज्यूम करेंगे, हम बाहर से बैटरी लेंगे और उसके पावर को खाएंगे, मतलब इलेक्ट्रोलिटिक सेल खाएगा। ओके, शायद इतनी बात समझ में आई हो कि गैल्वेनिक सेल क्या होता है, रिवर्सिबल क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक क्या होता है। ओके, अब हम गैल्वेनिक सेल, रिवर्सिबल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल पर विस्तार से चर्चा करेंगे, अच्छे से आपको समझाएंगे। देखिए, हमें इतने पार्ट के बारे में अच्छे से जानकारी है। हमने देखा था जिंक जो है वो एनोड का काम करता है और कॉपर जो है कैथोड का काम करता है। जो करंट होता है वो कॉपर से चलता है जिंक की तरफ, और जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो कहाँ से चलता है, जिंक की तरफ से कॉपर की तरफ चलता है। और इसका रिवर्स मतलब उल्टा जो डायरेक्शन होगा वो किसका डायरेक्शन होगा, करंट का डायरेक्शन होगा। इसके बारे में हम पहले से पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं। अब मैं कह रहा हूं कि भाई मैं बाहर से एक बैटरी लगाना चाहता हूं, किसके ऊपर, इस सेल के ऊपर बाहर से एक बैटरी लगाना चाहता हूं, लेकिन बाहर जो बैटरी हमने लगाई उसकी क्षमता कितनी है, 1.1 वोल्ट से कम है। जबकि जो ये सेल है, जो ये डैनियल सेल है, ये डैनियल सेल 1.1 वोल्ट करेक्टली अपना पावर रखता है, इतना ईएमएफ रखता है, इतना ई सेल रखता है। लेकिन बाहर जो हमने बैटरी लगाई हुई है वो बैटरी की पावर जो है 1.1 वोल्ट से कम है। मतलब कि ये जो बैटरी है वो ज़्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन ये वाला पावरफुल है। अब आप बताओ कौन रूल करेगा, जो पावरफुल ज़्यादा होगा। अगर ये पावरफुल ज़्यादा है तो इसके हिसाब से ऊपर वाली बैटरी फंक्शन करेगी, ठीक है। ऊपर वाले के हिसाब से नीचे वाली बैटरी फंक्शन नहीं करेगी। तो आप बोल सकते हो कि इसकी पावर ज़्यादा है तो इसकी मनमानी चलेगी। इसका मतलब जैसी रिएक्शंस पहले चल रही थी वो सिमिलर रिएक्शंस अभी भी होंगी अगर बाहर जो हमने बैटरी लगाई है उसकी क्षमता, उसकी औकात 1.1 वोल्ट से कम है। तो चलिए इसको पढ़ करके यहाँ पे देख लेते हैं। When E external is less than 1.1 वोल्ट then electrons flow from zinc rod to copper rod। ठीक है, जिंक रॉड से कॉपर रॉड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फ्लो करते हैं और करंट क्या होता है, इसका उल्टा फ्लो करता है। हमने पढ़ा था कि जिंक क्या होता है, डिसॉल्व होता है। क्यों? क्योंकि जिंक 2+ बनाता है। और कॉपर क्या होता है, इसके ऊपर जाकर के बैठता है। तो देख सकते हो क्या लिखा सेकंड पॉइंट कि जिंक डिसॉल्व एट एनोड एंड कॉपर डिपॉजिट्स एट कैथोड। ठीक है, तो जैसा पढ़ा था गैल्वेनिक सेल में सिंपली वही हमें देखने को मिलता है अगर एक्सटर्नल बैटरी की औकात हमने कम लगा रखी है इस वाले सेल से। ओके, अब हम रिवर्सिबल में आते हैं। रिवर्सिबल में क्या होता है कि जो हमारा एक्सटर्नल बैटरी होती है उसकी क्षमता उतनी ही होती है जो कि हमारे सेल की होती है। मतलब डैनियल सेल के ऊपर हमने क्या लगा दिया, एक दूसरा डैनियल सेल लगा दिया। तो बताओ क्या वो कोई रिएक्शन करवा पाएगा, क्या उसके अंदर कोई करंट बहेगा? जवाब है नहीं। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाने की कोशिश करेगा तो उल्टा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को वापस कर देगा। इसका मतलब यहाँ पर करंट का फ्लो नहीं होगा और आपके इस वोल्ट मीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा और यहाँ पर करंट क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये पढ़कर देख लेते हैं। व्हेन ई एक्सटर्नल इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट, तो यहाँ पे लिखा हुआ कि नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और करंट। सेकंड लिखा हुआ कि नो केमिकल रिएक्शन। ऑब्वियसली केमिकल रिएक्शन होती तो करंट बह लेता, लेकिन यहाँ पे केमिकल रिएक्शन भी क्या हो गई है, रुक गई है। ठीक है, इस वजह से ये हमारे काम का नहीं होता रिवर्सिबल। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल की। देखिए यहां पर क्या था, 1.1 वोल्ट से कम था, यहां पर 1.1 वोल्ट के बराबर हो गया आपका एक्सटर्नल। ठीक है, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, 1.1 वोल्ट से ज्यादा क्षमता वाला, ज्यादा औकात वाली बैटरी लेकर के आए। अब ये क्या करेगा, अब ये यहां पर भीम बनेगा। मतलब ये इस अपना रूल चलाएगा यहां पर, क्योंकि इनकी क्षमता कितनी है, 1.1 वोल्ट की, और बाहर वाले बैटरी की क्षमता 1.1 वोल्ट से ज्यादा है। जैसे मान लीजिए कि यहां पर क्या है, 2 वोल्ट है, लेकिन यहां पर 1.1 वोल्ट है। तो यहां पर किसका चलेगा, 2 वोल्ट का चलेगा। ठीक है, तो 2 वोल्ट क्या करता है, इनकी सारी रिएक्शन को, जो पहले हमने रिएक्शन पढ़ रखी थी, सब उल्टा कर देता है। उल्टा कैसे करता है, जैसे हमने पढ़ा था कि यहां पर जिंक क्या होता है, एनोड होता है, तो यहां पर क्या होता है, जिंक कैथोड होता है। यहां पे हमने देखा था कॉपर क्या होता है, कैथोड होता है, लेकिन यहां पर कॉपर क्या होता है, एनोड होता है। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। दूसरी चीज, जो जिंक होता है वो कैसा रहेगा, पॉजिटिवली चार्ज रहेगा, जो कॉपर होगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा। ठीक है, लेकिन एक बात का हमेशा ख्याल रखें कि कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। ये चीज़ यहाँ भी होगी, यहाँ कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन होगा, और यहाँ पर एनोड पर भी ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आनी चाहिए। अब हम ये देख लेते हैं क्या लिखा है कि व्हेन ई एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट देन इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक। जो पहले हम पढ़ते थे कि जिंक से कॉपर की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा था, अब क्या होगा, कॉपर से इलेक्ट्रॉन जिंक की तरफ बहेगा, तो करंट क्या होगा, इसका उल्टा फ्लो करेगा। देखिए अब की बार इलेक्ट्रॉन कहाँ से जा रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहा है, तो करंट कहाँ जाएगी, इस तरफ जाएगी। क्लियर है? ओके, सेकंड पॉइंट देखते हैं कि जिंक इज डिपॉजिटेड
एट द जिंक इलेक्ट्रोड एंड कॉपर डिजॉल्व्स एट कॉपर इलेक्ट्रोड। इसका मतलब क्या हुआ कि अब की बार यहाँ का जो जिंक 2+ था वो क्या करेगा, जिंक के ऊपर जाके बैठेगा और कॉपर निकल करके कहाँ आएगा, कॉपर सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगा, एक्वा सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगा। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई हूँ गैल्वेनिक सेल, रिवर्सिबल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में। तो देखो भैया, इस चैप्टर का लेक्चर 1 हम यहाँ पे खत्म करते हैं। मिलते हैं आपको लेक्चर 2 की वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, नस्ट इक्वेशन एंड कुछ थर्मोडायनेमिकल टर्म के बारे में सिखाऊंगा जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड